चलो, आज का हमारा टॉपिक जो है वो यूनिट नंबर 6 से रिलेटेड है। और 6 के अंदर में दो टॉपिक्स हैं यहाँ पर हमारे। एक है क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम और एक है पर्ट। दो टॉपिक्स हैं जो इस यूनिट के अंदर में हैं और ये दोनों ही नेटवर्क एनालिसिस के अंदर में आते हैं। नेटवर्क एनालिसिस या कई बार इसको नेटवर्क प्लानिंग या नेटवर्क शेड्यूलिंग, इस तरीके से नाम इसके अलग अलग हैं। कई बार क्वेश्चन में उस तरीके के भी वर्ड रहते हैं। नेटवर्क एनालिसिस या प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर में, प्रोजेक्ट का हमारा जब कभी प्लानिंग रहता है तो यहाँ पर एक तुम्हारे को जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस तरीके से डायग्रामेटिक फॉर्म में कंपनी के अंदर में प्रोजेक्ट्स को हम डिसाइड करते हैं। प्रोजेक्ट मतलब जो कंपनी के अंदर में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक टीम है जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, तो उस प्रोजेक्ट को एनालाइज करने के लिए कि वो प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट होगा, उस प्रोजेक्ट का इस तरीके से एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया जाता है, जिसके अंदर में मॉड्यूल्स जो रहते हैं वो अलग अलग, कौन सा मॉड्यूल किसके ऊपर डिपेंडेंट है उसका ये डिपेंडेंसी डायग्राम है पूरा का पूरा। जिसके अंदर में जैसे यहां से 1 से 2 के लिए एक एक्टिविटी दिखाई दे रही है जो 8 डेज के अंदर में कंप्लीट होने वाली है। मतलब कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल है जो स्टार्ट होगा और हम 2 नंबर वाले जो है नोड पर पहुंच जाएंगे, और आगे के जो 2 एक्टिविटीज हैं, ये 2 एक्टिविटीज डिपेंडेंट हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर। तो मतलब किसी एक मॉडल के ऊपर अगला मॉडल कहीं तो भी डिपेंडेंट है। उस तरीके की सिचुएशन हमारे सामने रहने वाली है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे को कब कोई रोड बनाना है, अब रोड बनाना है तो रोड बनाने के लिए हमारे को डामर चाहिए, गिट्टी चाहिए, मैन पावर चाहिए। जब तक ये तीनों नहीं होंगी तब तक, और मशीनरी भी चाहिए उसको पूरा रोलिंग करने के लिए, जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तब तक आपका काम चालू नहीं हो सकता। तो कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है वो यहां पर हमारी सपोज कंप्लीट हो गई है, तो उसके आगे की एक्टिविटीज अगर उसके ऊपर डिपेंडेंट है तो जब तक ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी 1 से 2 वाली, तब तक आगे की एक्टिविटीज वहां पर हमारी स्टार्ट नहीं हो सकती हैं। एक और एग्जांपल से तुम्हारे को समझाने की कोशिश करता। सपोज हम कोई पर्टिकुलर दोस्तों ने डिसाइड किए कि अपन कल जो है चिखलदरा जाएंगे। अब सबने डिसाइड किए कि काम करते हैं, अपन इरविन चौक पे मिलेंगे, सवेरे 6 बजे अपन इरविन पे मिलते हैं। तो 5 दोस्त थे सपोज, तो पांचों दोस्त इरविन पे 6 बजे डिसाइड किए मिलने का, लेकिन उसमें का एक दोस्त 6:15 बजे अगर पहुंचा तो उनकी जर्नी एक्चुअली 6:15 बजे स्टार्ट होगी, बिकॉज ऑफ बाकी के लोग तब तक वेट करना पड़ेगा वहां पर। बस ऐसा ही प्रोजेक्ट के अंदर में रहता है कि हमारे पास में अलग अलग एक्टिविटीज हैं जो यहाँ पर एरोज के फॉर्मेट में बताए हुए हैं। ये एक्टिविटीज आगे की जब तक कंप्लीट नहीं होंगी, मतलब जैसा कि अगर हम बोलें कि ये 4 से 7 वाली एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, तो जब इसके प्रीवियस वाली एक्टिविटीज ये दोनों कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक आगे की एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकती। सो दैट डिपेंडेंसीज ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज को हम यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और इस डायग्राम को बोलते हैं नेटवर्क डायग्राम। तो नेटवर्क एनालिसिस या हमारा यहाँ पर जो नेटवर्क का प्लानिंग है या प्रोजेक्ट का प्लानिंग है, इस तरीके से हमारे पास में रहता है। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए हमारे पास में 2 अलग अलग मेथड्स रहते हैं इनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसमें से पहला मेथड है क्रिटिकल पाथ मेथड, सीपीएम मेथड इसको बोलते हैं। तो यहाँ एक केवल नेटवर्क एनालिसिस क्या रहता है या प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या रहता है उसका एक जस्ट आइडिया दिया हुआ है, और उसके बाद में आते हैं हमारे प्रॉब्लम के ऊपर कि क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर में किस तरीके से हमारे को काम परफॉर्म करना है। क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर में हमारे को ये डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। अभी इस डायग्राम के अंदर में वो जो डब्बे डब्बे जो दिखाई दे रहे हैं वो नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे को ये जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं जिसके सामने EST वगैरह लिखा हुआ है, वो स्टार्टिंग में डायग्राम के ऊपर दिए हुए नहीं रहेंगे। यहाँ पर जैसा डायग्राम दिया हुआ है उस तरीके का डायग्राम दिया हुआ रहेगा। ये यहाँ पर ये डायग्राम हमारे को दिया हुआ है। इस डायग्राम को हमारे को सॉल्व करना है। अब इस डायग्राम को हमारे को सॉल्व करना है तो क्रिटिकल पाथ मेथड से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये डायग्राम को सॉल्व करने के लिए हम यहां पर हर नोड के ऊपर एक इस तरीके के बॉक्सेस जैसा बना रहा है, या ऊपर नीचे भी वैल्यूज को लिखा जा सकता है, जिसमें 2 वैल्यूज का कैलकुलेशन होता है। पहले आता है EST का कैलकुलेशन। यहां पर हर नोड के ऊपर तुम्हारे को एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स के अंदर में हमारे को एंट्रीज करते हुए जाना पड़ता है, और सबसे पहले वाले बॉक्स के अंदर में यहां पर 0 रहेगी एंट्री। मतलब ये 1 नंबर वाला जो नोड है वो हमारे नेटवर्क का सोर्स नोड है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है पूरा का पूरा नेटवर्क, क्योंकि 1 किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, जैसा कि बाकी सब डिपेंडेंट है। 2 वाली एक्टिविटी देखिए यहां से 1 से 2 पर डिपेंडेंट है, ये 4 वाली एक्टिविटी 2 से 4 वाले पर, 3 से 4 वाले पर डिपेंडेंट है, 7 वाली एक्टिविटीज उसके 3 वाले पर है। मतलब आने वाले एरोज जो बता रहे हैं वो डिपेंडेंसीज को शो कर रहे हैं। सो दैट 1 वाला नोड ऐसा है जिसके ऊपर एक भी एज नहीं आ रहा है,
इसका मतलब 1 वाला जो नोड है वो डिपेंडेंट नहीं है, वहां से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। मतलब स्टार्ट एक्टिविटी कहां से होगी, तो हमारी 1 से स्टार्ट होगी, और खत्म कहां होगी, तो एक पर्टिकुलर नोड हमेशा यहां पर ऐसा रहेगा जो लास्ट नोड रहेगा, जहां पर सारी एक्टिविटीज फाइनली जाकर के खत्म होने वाले हैं। तो एक डायग्राम के अंदर में नोड ऐसा रहेगा जो स्टार्ट नोड रहेगा, और एक नोड ऐसा रहेगा जो हमारा डेस्टिनेशन नोड रहेगा। मतलब सोर्स एंड डेस्टिनेशंस भी हम यहां पर बोल सकते हैं कि एक नोड हमारा यहां पर सोर्स नोड करके रहने वाला है, और एक नोड हमारा एटलीस्ट इसके अंदर में ऐसा रहेगा जो डेस्टिनेशन नोड रहेगा। बाकी के सारे नोड ऐसे रहेंगे जहां पर आने वाले एरोज भी हैं और जाने वाले एरोज भी हैं। तो आने वाले एरोज एंड जाने वाले एरोज बाकी सभी नोड पर केवल 1 वाले को छोड़ करके और लास्ट वाले को छोड़ करके इस पोजीशन में है। तो इस नोड को हम यहां पर बोलेंगे कि ये हमारा सोर्स नोड है, ये हमारा सोर्स नोड है, और ये डेस्टिनेशन नोड है। मतलब प्रोजेक्ट हमारा यहां से स्टार्ट होगा तो इसको स्टार्ट नोड भी बोल सकते हैं, और यहां जाकर के हमारा प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है तो इसको एंड नोड भी बोल सकते हैं। तो स्टार्ट एंड द एंड हमारे डायग्राम के अंदर में हमेशा एक नोड ऐसा रहेगा जो स्टार्टिंग नोड रहेगा, और एक नोड हमेशा ऐसा रहेगा जो हमारा एंडिंग नोड रहेगा, डेस्टिनेशन नोड रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पर क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर में हमने हर नोड के ऊपर ये इस तरीके से हमने यहाँ बॉक्सेस बना ले रहे हैं, और इसके अंदर में एंट्रीज करते हुए हमने जाना है। सबसे पहले वाले नोड के अंदर में टाइम एस्टिमेट रहेगा हमारा, यहाँ पर हमने 0 कर लिया है, और उसके बाद में अगले वाले नोड पर पहुंचने के टाइम पर कितना टाइम लगने वाला है, तो यहां से 1 से अगर हम 2 पर पहुंचे तो वहां 8 लिखा हुआ है, इसलिए यहां पर हमारे को 8 की एंट्री करना है। इस तरीके से हर नोड पर हमारे को किसी पर्टिकुलर नोड से पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको हम यहां पर काउंट करते हुए जाएंगे। अगर हम कभी किसी नोड पर मल्टीपल पाथ से पहुंच रहे हैं तो उस टाइम पर हमारे को लॉन्गेस्ट पाथ लेना है। अगर एक से ज्यादा से पहुंच रहे होंगे वो भी अपन चीज देखते हुए जाएंगे। 1 से हम 3 पर पहुंचे तो यहां पर ड्यूरेशन लिखा हुआ है 9, तो यहां पर हम लिखेंगे 9। उसके बाद में 1 से यहां पर 4 पर अगर हमको पहुंचना है तो 4 पर पहुंचने के लिए देखो 2-2 पाथ दिखाई दे रहे हैं। अब 2-2 पाथ दिखाई दे रहे हैं तो इसमें से हमारे को लॉन्गेस्ट पाथ चाहिए। 8 और 12 हो रहा है 20, क्योंकि 2 तक पहुंचने के लिए 8 ऑलरेडी लिखा है हमने, और यहां से आगे जाएंगे तो 12 है, तो 8 और 12 मिला के 20 हो रहा है। और इधर से देखेंगे तो 15 और 9 20, 9 और 5 24। तो हमने यहां पर कौन सा लिखना है, बड़ा वाला पाथ लिखना है। जो भी हमारा पाथ यहां पर बड़ा वाला होगा उसको हमारे को लिखते हुए चलना है। तो यहां से आ रहा था 20, अगर हम 1 से 2, 2 से 4 जा रहे हैं तो 20 आ रहा था, और अगर हम 1 से 3, 3 से 4 जा रहे हैं तो उस टाइम पर 24 आ रहा था, तो 24 को बड़े वाले को हमारे को लिखना है। सिमिलर हमने 6 वाले के लिए लिखा तो 8 और 7, 6 दूनी 12 और 1 13। उसके बाद में हमने 5 वाले के लिए लिखा, अगेन 5 वाले के लिए पहुंचने के लिए 2 पाथ अवेलेबल है। एक पाथ ये 4 वाले से आ रहा है और एक पाथ आ रहा है यहां से 3 वाले से। तो अगर 3 वाले से लिए तो 10 और 9 19 हो रहा है, और इधर हमारा 24 + 0 24 हो रहा है, इसलिए हम 24 को लिखेंगे। जो बड़ा होगा उसको लिखा जाएगा। उसके बाद में यहां पर हमारे पास में 7 वाले नोड पर पहुंचने के लिए 3 पाथ अवेलेबल है। तो इसमें से अगर हमने 6 to 7 गए तो 15 और 11 हो रहा है तुम्हारा 26, और उसके बाद में इधर से अगर गए 24 और 12, तो 24 और 12 26 और 36 हो रहा है, 36 हो रहा है। और इधर से 24 और 5 जो आ रहा है वो 29 हो रहा है, तो 36 बड़ी वैल्यू है, तो यहां पर हम 36 लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने हर नोड पर हमारे जाने के टाइम पर लॉन्गेस्ट पाथ की एंट्री करते हुए जाना है हर नोड पर हमने। और इसको क्या बोलते हैं अपन, EST बोलते हैं। इसको अपन बोल रहे हैं यहां पर EST। ई जो है वो एक्सपेक्ट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, EST का फुल फॉर्म है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो हमारे हर नोड का स्टार्ट टाइम की एंट्री हम वहां पर कर रहे हैं कि उसका नोड का स्टार्टिंग कब होगा, कब किस टाइम पर वो पर्टिकुलर नोड का आगे की एक्टिविटीज का स्टार्टिंग होने वाला है। उसके बाद में यहां पर ये जो 36 आया है, ये 36 हमारे प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम आ गया। मतलब यहां से हमारे आंसर्स निकलना चालू हो जाएंगे कि हमारा प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम क्या है। तो कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट इज 36। हमारा प्रोजेक्ट 36 यूनिट में कंप्लीट होने वाला है। 36 डेज हो सकते हैं, आवर्स हो सकते हैं, मिनट्स हो सकते हैं, मंथ्स हो सकते हैं। जिस यूनिट में ये दिया होगा उस यूनिट के हिसाब से हमारे को 36 लगने वाले हैं।
उसके बाद में एक और इसके अंदर में हमारे को आंसर निकालना पड़ता है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ, इसीलिए इसका नाम सीपीएम जो है वो क्रिटिकल पाथ मेथड है। क्रिटिकल पाथ वो पाथ रहेगा नेटवर्क का जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वाला पाथ है। क्रिटिकल पाथ जो रहेगा जिसके लिए हमको ये 36 मिला है, तो 36 कहां से आया था, तो 36 हमारे यहां के कैलकुलेशन के अंदर में 4 से 7 वाला जो डिस्टेंस था उसने हमको 36 दिया था, मतलब ये पाथ हम यहां पर हाईलाइट कर लेंगे। 24 कहां से आया था, तो 24 आया था हमारा 9 + 15 से, इसको हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद में 9 कहां से आया था, तो यहां से आया था, इसको हाईलाइट कर लेंगे। तो हमारा ये 1 2 3 3 2 4 4 2 7 इज द क्रिटिकल पाथ। सो हमारे डायग्राम के अंदर में 1 से 3, 3 से 4, 4 से 7 ये क्रिटिकल पाथ है। क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। हमारे को सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो सबसे लंबा पाथ रहेगा जिसके लिए हमको प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम मिलेगा वो हमारा क्रिटिकल पाथ रहने वाला है। तो यहाँ पर ये क्रिटिकल पाथ आ गया 1 से 3, 3 से 4, 4 से 7, जिसके लिए हमको 36 मिला हुआ है। तो क्रिटिकल पाथ ये भी आंसर का पार्ट हो गया। लॉन्गेस्ट पाथ हमारा जो नोड का रहेगा वो क्रिटिकल पाथ रहने वाला है, तो ये क्रिटिकल पाथ निकाल लिए। उसके बाद में हमारे को यहां पर एक और कैलकुलेशन करना है जिसका नाम है LFT, लेटेस्ट फिनिश टाइम। हमारा हर नोड का हमारे को जो दूसरा वाला डब्बा वहां बना हुआ है वहां पर हमारे को वैल्यू निकालना है LFT की, लेटेस्ट फिनिश टाइम। और ये उल्टे डायरेक्शन से स्टार्ट होगा, जैसा हमने EST का स्टार्ट किया था नोड नंबर 1 से, ये स्टार्ट होगा हमारा लास्ट नोड से। तो 36 को यहां से यहां कॉपी कर लेना है, ये रिवर्स चलेगा, रिवर्स इंजीनियरिंग के जैसा काम करता है। और उसके बाद में अब उल्टा हर एक नोड के पास में जाना है और वहां की वैल्यू को माइनस करते हुए अपन वैल्यूज को एंट्री करते हुए जाएंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल 36 में से 11 को माइनस किया तो यहां की वैल्यू आने वाली है 36 - 11 तो हो गया 25, तो यहां पर 25 की एंट्री आ गई। तो रिवर्स जाने के टाइम पर हमने जो पर्टिकुलर नोड रहेगा, जो एरो रहेगा, उस एरो की वैल्यू को हमारे को, जो एक्टिविटी रहेगी उस एक्टिविटी की वैल्यू को हमारे को माइनस करके वैल्यूज निकालते हुए जाना है। अगेन अगर किसी पर्टिकुलर एरो पर तुम मल्टीपल पाथ से वापस जा रहे हो तो इस टाइम पर जाने के टाइम पर तुम्हारे को रिवर्स आने के टाइम पर स्मॉलेस्ट पाथ लेना है। जैसा मैंने आने के टाइम पर बोला था कि लॉन्गेस्ट पाथ लेंगे, यहां पर हमारे को जो है वापस रिवर्स के टाइम पर हमारे को स्मॉलेस्ट पाथ लेना है अगर मल्टीपल पाथ से तुम वहां पर रिटर्न पहुंच रहे होंगे तो। जैसा 36 से 5 माइनस किए तो यहाँ एक ही रिटर्न पाथ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36 - 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 31, यहां पर 31 की एंट्री हो गई। उसके बाद में यहां पर भी माइनस पहुंचने के लिए हमारे पास एक ही पाथ अवेलेबल है, क्योंकि ये रिवर्स में एक ही पाथ आ रहा है। यहां पर दो पाथ है, 4 पर पहुंचने के लिए दो पाथ अवेलेबल है। एक है 7 से 4 वाला ये रिवर्स, और एक है 5 से 4 वाला। तो 5 से 4 वाला लिया तो 31 - 0 31 होगा। हमने LFT की वैल्यू को चेक करना है, ध्यान रहे। जब तुम 5 से 4 वापस आएंगे, 5 से 4 जब वापस आएंगे तो 5 से 4 वापस आने के टाइम पर 31 यहां ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, तो 31 - 0 करके 31 ही आ रहा है। और इधर से आ रहा है 36 - 12 जो हो रहा है 24। तो हम यहां पर 24 की एंट्री करेंगे 4 पर, क्योंकि 4 के वहां पर 24 की एंट्री हमारे को परफॉर्म करना है। आए ख्याल में? कोई डाउट है? यहां पर 4 पर पहुंचने के लिए दो पाथ अवेलेबल थे। एक ये था रिवर्स में, रिवर्स साइड में ही देखना पड़ेगा। 7 से हम 4 पर आ रहे हैं और दूसरा 5 से हम 4 पर जा रहे हैं। दो पाथ यहां पर अवेलेबल हैं। तो ये वाले पाथ का एंट्री 36 में से 12 को माइनस किया तो 24 हो रहा था, और इधर हमारा 31 में से 0 को माइनस किया तो हमारे को यहां पर 31 आ रहा था। तो इसमें से छोटी वाली वैल्यू को हमेशा लेना है। वापस आने के टाइम पर 24 और 31 में से छोटा था 24, इसलिए 24 की एंट्री हमने वहां पर की। क्लियर? अब यहां पर हमारे पास में दो वाले नोड के लिए वापस आए। दो वाले नोड के लिए हमारे पास में दो अगेन पाथ यहां पर अवेलेबल है। एक है 25 में से 7 माइनस, तो 25 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 18, और एक है 24 में से 12 माइनस, तो
तो आएगा 12। 12 और 18 में से छोटी वैल्यू है 12, इसलिए यहां पर हमारी 12 की एंट्री होगी। तो हम यहां पर हमारा 12 की एंट्री करेंगे। क्लियर? उसके बाद में 3 वाले नोड पर भी वापस आने के हमारे पास में दो पाथ अवेलेबल है। एक है 31 माइनस 10 जो हो जाएगा 21, और एक है 24 माइनस 15 जो है 9। इसलिए 9 की एंट्री यहां पर हमारी मिनिमम वाली एंट्री 9 की यहां पर होगी। उसी तरीके से 1 वाले नोड पर वापस आने के लिए हमारे पास में अगेन दो पाथ अवेलेबल है, एक ये है और एक ये है। तो ये 12 माइनस 8 हो रहा है तुम्हारा 4, और इधर 9 माइनस 9 हो रहा है 0। इसलिए यहां से मिनिमम एंट्री हमारी यहां लेंगे हम 0 की। क्लियर? इस तरीके से हमारी LFTs की एंट्रीज आ जाएंगी सारी की सारी। तो EST की एंट्री जाने के टाइम पर और LFT की एंट्रीज वापस आने के टाइम पर। जब जाने के टाइम पर अगर मल्टीपल पाथ आ रहे हैं तो बड़ा वाला पाथ लेना है, और रिवर्स आने के टाइम पर हमारे को छोटा वाला पाथ लेना है अगर मल्टीपल पाथ आ रहे हैं तो। बस इतना ध्यान में रखना है। एक चीज यहां पर क्रॉस वेरीफाई करने वाली है, कॉमन सेंस है यहां पर। जो एक्टिविटीज हमारे क्रिटिकल पाथ पर रहने वाले हैं उनके लिए EST की वैल्यू और LFT की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। जो एक्टिविटीज हमारे क्रिटिकल पाथ पर हैं उनकी EST की वैल्यू और LFT की वैल्यू दोनों हमेशा सेम आने वाले हैं। हमने कैलकुलेशन किया है, लेकिन कैलकुलेशन में गलती नहीं हो इस चीज को हमने दिमाग में रखना है कि हमेशा जो क्रिटिकल पाथ रहेगा उस क्रिटिकल पाथ के अंदर में EST की वैल्यू और LFT की वैल्यू हमेशा हमेशा सेम आएगी। क्लियर? अब ये जो टेबल हमारा बन गया, ये डायग्राम हमारा बन गया है, इस पर से हमारे को बनाना है फाइनल हमारा टेबल, और ये टेबल की एंट्रीज हमारे को परफॉर्म करनी पड़ती हैं। ये टेबल हमारा आ गया है। मैंने डायरेक्ट टेबल की एंट्रीज जो अभी हमने कैलकुलेट कर लिए थे वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे हुए हैं, और राइट हैंड साइड पर हमने एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल के अंदर में एक्टिविटी एंड द ड्यूरेशन ये ऑलरेडी हमारे को दिए हुए थे प्रॉब्लम के अंदर में। एक्टिविटीज 1 to 2 उसका ड्यूरेशन हमने डायग्राम पर से देख के लिखा है 1 to 2 के लिए। मतलब हर एक्टिविटी के लिए हमने सबसे पहले ये डायग्राम पर से 1 to 2 के लिए 8 लिखा है, तो ये एक्टिविटी 1 to 2 8। उसके बाद में 1 से 3 9 लाइक दिस, इस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले 1 वाले सारे कंप्लीट किए हमने यहाँ पर, फिर 2 वाले चालू किए। 2 से है हमारे पास में 4 पहले, फिर 2 से 6। असेंडिंग ऑर्डर का थोड़ा सा ध्यान रखना है हमेशा। 2 to 4 पहले लिखा है, 2 to 6 बाद में लिखा है। उनकी एक्टिविटीज के ड्यूरेशन लिखे हैं कितने हैं वहां पर। सिमिलर हर एक्टिविटी का यहाँ पर 3 से स्टार्ट किया, फिर 4 से स्टार्ट किया, फिर 5, फिर देन 6। इस तरीके से ये हमने सारी एक्टिविटीज हमारे को जो डायग्राम में दिए थे और जो ड्यूरेशंस दिए हुए थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पर वैल्यूज को लिख लिया है। उसके बाद में हमारे को यहाँ पर जो कैलकुलेशन करना है उसके अंदर में है पहला EST का कैलकुलेशन, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। उसके बाद में EFT का है अर्लीस्ट फिनिश टाइम। उसके बाद में है LST लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, और LFT है लेटेस्ट फिनिश टाइम। और ये हमारे पास में है फ्लोट, इसको TF जो लिखा है वो टोटल फ्लोट या स्लैक या फ्लोट केबल बोलते हैं। तो ये 5 एंट्रीज हमारे को यहां पर परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है। अब ये 5 एंट्रीज कैसे होते हैं उस चीज को देख लो। सबसे पहले हम EST के बारे में बात करेंगे। EST की एंट्रीज हमारे हर नोड के स्टार्ट नोड का जो वैल्यू रहेगा, यहां पर ST लिखा हुआ है, मतलब स्टार्ट वाले नोड की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर ये जो पहला वाला नोड जो लिखा है वो सब स्टार्ट वाले नोड है। 1 2 यहां जो लिखे हुए हैं ये स्टार्ट वाला नोड है कि उस एक्टिविटी का स्टार्टिंग कहां से हो रहा है। तो ये स्टार्टिंग वाला जो लिखा हुआ है ये स्टार्ट वाला नोड लिखा हुआ है। उस स्टार्टिंग वाले नोड का EST की वैल्यू हमारे को लिखना है। जैसा कि 1 to 2 का स्टार्टिंग वैल्यू है 0, 1 to 3 का स्टार्टिंग वैल्यू है 0। हमारा 1 से जब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहां ये 1 लिखा हुआ है, तो जब 1 से स्टार्ट हो रहा है तो उसका EST की वैल्यू हमने यहां से 0 कॉपी मार दी यहां पर। सिमिलर 2 के लिए हम देखेंगे कि 2 वाले के लिए स्टार्ट वैल्यू क्या है। 2 वाले के लिए स्टार्ट वैल्यू है 8, तो हम यहां पर 8 और यहां पर भी 8 लिखेंगे, ये यहां से आ रहा है। सिमिलर 3 के लिए स्टार्ट वैल्यू क्या है, तो 9 9 9। 4 के लिए स्टार्ट वैल्यू है 24 24। 5 के लिए स्टार्ट वैल्यू है हमारा 24, एंड 6 के लिए स्टार्ट वैल्यू है हमारा 15।
तो इस तरीके से हर नोड के स्टार्ट वाली वैल्यूज को यहां लिखा जाएगा। फिनिश वाली वैल्यू के लिए यहां मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, EFT वैल्यू निकालना है तो EST प्लस ड्यूरेशन इज द फॉर्मूला। EST प्लस ड्यूरेशन, तो ऑलरेडी ड्यूरेशन यहां लिखा हुआ है, EST लिखा हुआ है, तो 8 प्लस 0 8, 9 प्लस 0 9, 12 और 8 20, 7 और 8 15, उसके बाद में 15 और 9 24, 10 और 9 19, 24 और 0 24, 24 और 12 36, उसके बाद में 24 और 5 29 एंड 11 और 15 26। ये इस तरीके से EFT की वैल्यूज निकल जाएंगी। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे LFT की वैल्यू को लिखना। LFT की वैल्यूज ऑलरेडी अपन लिख चुके हैं। LFT जो है वो फिनिश टाइम की वैल्यू है, तो फिनिश टाइम की वैल्यू हम यहां वाले नोड को ध्यान रखेंगे, ये फिनिश वाला है। यहां पर जो सेकेंड नंबर पर लिखा हुआ है वो फिनिश वाला नोड है, जहां पर एक्टिविटी हमारी फिनिश हो रही है। यहां हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है और यहां एक्टिविटी हमारी फिनिश हो रही है। तो जो फिनिश वाले का सेकेंड बॉक्स की वैल्यू रहेगी दैट इज योर LFT। जैसा 2 वाले की यहां पर 12 वैल्यू लिखी हुई है तो यहां 12 लिखा जाएगा। यहां पर हमने देखना है ये 2 वाला नोड हमारा फिनिश नोड है, तो 2 वाले नोड की ये सेकेंड वाले बॉक्स की वैल्यू 12 है, तो यहां 12 लिखना है। सिमिलर 3 वाले नोड की फिनिश वाली वैल्यू कितनी है 9, तो यहां पर अगले वाले नोड के अंदर में हम लिखेंगे 9। उसके बाद में 4 वाले नोड की फिनिश वाली वैल्यू हमारी क्योंकि 24 है, तो हमने हर नोड के अंदर में फिनिश वाले की एंट्री करते हुए चलना है। 24, 6 वाले का 25, उसके बाद में 4 वाले का फिर से 24, उसके बाद में 5 वाले का 31 31, उसके बाद में 5 वाले का 31, उसके बाद में 7 वाले का 36, 7 वाले का 36, 7 वाले का 36, लाइक दिस। इस तरीके से वैल्यूज लिखते जाएंगे। उसके पहले वाली वैल्यू LST वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है अगेन, LFT माइनस ड्यूरेशन। अभी जो हमने वैल्यू निकाली है उसमें से ड्यूरेशन को माइनस करो। 12 में से 8 गए तो बचेंगे 4, 9 में से 9 गए तो बचेंगे 0, 24 में से 12 गए तो बचेंगे 12, 25 में से 7 गए 18, 24 में से 15 गए कितने हो गए 9, 31 में से 10 गए, 31 में से 0 गए, 36 में से 12 गए, 36 में से 5 गए एंड 36 में से 11 गए। इस तरीके से हमारी यहां पर वैल्यू निकलेगी LST की। और उसके बाद में फ्लोट टाइम निकालने के लिए हमारे को या तो दोनों के स्टार्ट टाइम का डिफरेंस निकाल लो या दोनों के फिनिश टाइम का डिफरेंस निकाल लो, सेम रिजल्ट आएगा। आई सजेस्ट अपन ने दोनों को देखना चाहिए, जैसे कि अगर गलती होगी तो हमारी कहीं अभी के टेबल में जितनी एंट्री की है उसमें अगर कहीं गलती की होगी तो पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि हमेशा ये दोनों डिफरेंस सेम रहेंगे। LST और EST का डिफरेंस, LST और EST का डिफरेंस यहां पर अगर हम देखेंगे तो 4 माइनस 0 हो रहा है 4, ध्यान देना 4 LST माइनस EST, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। वैसे ही 12 माइनस 8 अगर करेंगे तो भी आंसर 4 है। तो अगर दोनों को टैली कर लिया तो यहां अगर हमने कोई गलती की होगी तो हमारे को पकड़ में आ जाएगी, जिससे कि हम उसको रेक्टिफाई कर सकेंगे। तो गलती होने के चांसेस यहां कम हो जाते हैं। दोनों को डिफरेंस निकाल करके देख लेना है और हमारा दोनों का आंसर हमारा सेम आना चाहिए। तो यहां पर 4 है, यहां पर 0 आना चाहिए। यू कैन चेक 0 माइनस 0, 9 माइनस 9 इज 0, सेम है। देखिए 0 माइनस 0 भी 0 है और 9 माइनस 9 भी 0 है। दोनों स्टार्ट टाइम का डिफरेंस या दोनों फिनिश टाइम का डिफरेंस हमको करना है। उसके बाद में 12 और 8 में का डिफरेंस है 4, 24 और 20 में का डिफरेंस भी 4 है, मतलब हमने सही किया हुआ है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 माइनस 8 किया तो 10 आ रहा है, 25 माइनस 15 किया तब भी हमारा 10 आ रहा है, परफेक्ट है। उसके बाद में 9 माइनस 9 0 है, 24 माइनस 24 भी 0 है। उसके बाद में 21 माइनस 9 किया तो हमारे पास में 3 कितना आ रहा है, 21 माइनस 9 12 और 19 माइनस 31 12, परफेक्ट। उसके बाद में 31 माइनस 24 7 और इधर भी 31 माइनस 24 है, 7 ही आ रहा है।
उसके बाद में 24 माइनस 24 और 36 माइनस 36 दोनों जीरो आ रहे हैं। 31 माइनस 24 यहाँ पर आ रहा है 7 और 36 माइनस 29 ये भी आ रहा है 7। 25 माइनस 15 10, 36 माइनस 26 10। तो ये हमारे यहाँ पर वैल्यूज आ रहे हैं। इस तरीके से हमारे फ्लोट वाले वैल्यूज निकलेंगे। अगेन यहां पर भी एक चीज जो है वो नोटिस करने वाली है, जिसके फ्लोट हमारे यहां पर जीरो आए हैं वो एक्टिविटीज हैं जिनका क्रिटिकल पाथ है, और हमेशा वो जीरो ही आएंगे। 1 to 3 you can see the value is 0, 3 to 4 the value is 0 and 4 to 7 the value is 0। जितने भी एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ पर आएंगे उनके लिए हमेशा जो रहेगा वो फ्लोट की वैल्यू जीरो आने वाली है, दैट इज श्योर। तो हमारे प्रॉब्लम के अंदर में जो आंसर्स रहते हैं, यू हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ, you have to find the completion time of the project, you have to calculate the time estimates। कई बार हमारे को टाइम एस्टिमेट्स के वर्ड्स कुछ दूसरे भी मिले तो कोई हमारे को लोड लेने का काम नहीं है, हमने जो भी निकाले हुए हैं वही 6। 2 स्टार्ट टाइम रहते हैं, 2 फिनिश टाइम रहते हैं और एक रहता है फ्लोट। तो 2 स्टार्ट टाइम और 2 फिनिश टाइम हमारे को कैलकुलेट करना है और फ्लोट निकालना है। 2 हमारे टाइम निकलते हैं डायग्राम पर से, टेबल पर से, और 2 हम फॉर्मूले से निकालते हैं, और फ्लोट की वैल्यू हमारी डायग्राम पर से, टेबल पर से निकलती है फॉर्मूले से। तो ये पूरा कंप्लीट करने के बाद में ये क्वेश्चन हमारा 13 से 14 मार्क के लिए एग्जाम के अंदर में आता है। तो ये प्रॉब्लम यहां तक हमारा ये कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर में क्रिटिकल पाथ निकालना है, कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट निकालना है, टाइम एस्टिमेट्स ऑफ द प्रोजेक्ट निकालना है और फ्लोट्स की वैल्यूज को निकालना है। ये यूनिट नंबर 6 का टॉपिक है और 13 से 14 मार्क का क्वेश्चन आता है पूरा, और बहुत ही आसान है। एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो आसानी से अपन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लो, अगला को क्वेश्चन चालू करो। क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये पूरा का पूरा तुम्हारे को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग नेटवर्क, डिटरमाइन अर्लीएस्ट एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम फॉर ईच इवेंट। मतलब वो टाइम कैलकुलेशन करने को बोला है। वर्डिंग्स में कंफ्यूज होने का नहीं, वहां कुछ भी पूछा जाए अपने को जो अपन ने टाइम निकाले वही निकाल लेंगे। अर्लीएस्ट एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम फॉर ईच इवेंट, लेटेस्ट अलाउबल इवेंट कंप्लीशन टाइम, मतलब एक जो है वो अर्लीएस्ट वाले हैं, दूसरे वाले लेटेस्ट वाले हैं। सिलेक्ट टाइम मतलब फ्लोट निकालने को बोला गया है, क्रिटिकल पाथ निकालने को बोला है, प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम निकालने को बोला है। तो हमने जो जो चीजें सीखी हुई है वो सारी चीजें यहाँ पर हमारे को परफॉर्म करना है। इसके लिए कोई सोचने का काम नहीं है। हमारे को एक नेटवर्क का डायग्राम दिया हुआ है और इस नेटवर्क के डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, सो कॉपी पेन निकालो एंड स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चन हो गया नोट सभी का। पहले हमारे को टाइम एस्टिमेट्स कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमारा जो रहेगा वो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो स्टार्टिंग वैल्यू इज 0, यहां से यहां जा रहे हैं तो यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 2 रास्तों से पहुंचेंगे तो 4 और 2 6 और 5 और 3 8, जाते समय बड़ा वाला। इधर पहुंचने के लिए भी 2 पाथ अवेलेबल है, 20 और 4 24 और 8 और 10 18, तो ये 24 हो जाएगा। यहां पर 8 और 6 14 और 8 और 5 13, तो 14 लिखा जाएगा। और यहां पर पहुंचने के लिए 14 और 10 24 और 24 और 8 32। ये मैंने एक्सपेक्टेड जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, अर्लीस्ट के लिए ई लिखा है, कई बार इसको टीई भी लिखते हैं, टीई। नोट्स के अंदर में तुम्हारे को टीई लिखा हुआ दिखाई देगा, टी फॉर टाइम, ई फॉर द अर्लीस्ट। लेटेस्ट वाले के लिए टीएल लिखेंगे। सो आंसर्स आना चालू हो गए तुम्हारे यहां से। तुम्हारा जो आंसर था वो आंसर आना चालू हो गया है इसके अंदर में। कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट कितना हो गया 32। यहाँ पर प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर हो गया 32। ठीक है, उसके बाद में क्रिटिकल पाथ निकालना है। क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ। सो लॉन्गेस्ट पाथ 32 कहां से आया, तो 32 वाले पाथ को मार्क करो। 32 आया है 24 और 8 से, तो ये वाला पाथ। उसके बाद में 24 कहां से आया है, तो यहां से आया है, इसको मार्क करो।
एग्जाम में मार्क करना है उसको, जो थोड़ा जाड़ा बनाना है, मोटा कर देना उसको थोड़ा सा। So this is your critical part. 1 2 5 7. 1 2 5 7 is critical path. 1 2 5 7 critical path. ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद में आगे के जो टाइम एस्टिमेट्स करना है वो टेबल में करना है, इसलिए इसके ऊपर बनाना है फिर हमारे को टेबल। इसमें अगर कोई किसी को डाउट है तो क्लियर करो। टेबल बनाने के पहले हमारे को लेटेस्ट टाइम निकालना है, फिनिश टाइम। सो यहां से चालू करेंगे, TL इक्व टू 32 रिवर्स डायरेक्शन में। यहां पर एक ही पाथ से जा रहे हैं तो ये तो 32 माइनस 8 24 ही होगा। TL इक्व टू 24। यहां पर 32 माइनस 10 तो TL इक्व टू हो रहा है 22। यहां पर दो पाथ हैं वापस आने के, 22 माइनस 6, 22 माइनस 6 हो रहे हैं तुम्हारे 16, और इधर हो रहे हैं 24 माइनस 10 14, तो छोटा 14 है। TL इक्व टू 14। यहां से ये वाला पाथ जब देखेंगे, क्योंकि 4 वाले नोड पर वापस आने के दो रास्ते हैं, तो ये 22 माइनस 6 16 हो रहा था, और इधर से 24 माइनस 10 14 हो रहा था, इसलिए 14 को लिखा, छोटे वाले पाथ को लिखा। उसके बाद में दो वाले नोड पर वापस आने के लिए 24 माइनस 20 4 और 14 माइनस 2। दिमाग में रखना है कि क्रिटिकल पाथ है तो ऊपर नीचे वाली वैल्यू सेम ही आने वाली है, फिर भी अपन ने एक बार चेक कर लेना है। 14 माइनस 2 की वैल्यू 12 आ रही है, मतलब 4 ही लिखना है हमारे को। क्रिटिकल पाथ वाले जो होंगे उनकी वैल्यू TL की 4 ही आने वाली है। यहां पर TL की वैल्यू 14 में से 3 गए तो 11, और हमारे पास में 22 में से 8 गए, 22 में से 8 गए तो हो रहे हैं 14, तो 11 छोटा है इसलिए 11 को कवर करेंगे। और लास्ट वाला तो 0 ही आने वाला है, बिकॉज ऑफ 4 माइनस 4 इज 0। यहाँ 11 माइनस 5 तुम्हारा 6 आ रहा है, तो छोटी वाली वैल्यू को यहाँ पर हमने कवर करना है। तो इस तरीके से वैल्यूज निकालना है, अर्लीस्ट एंड द लेटेस्ट वाली वैल्यूज। जाने के टाइम पर लॉन्गेस्ट पाथ, वापस आने के टाइम पर स्मॉलेस्ट पाथ, अगर एक से ज्यादा पाथ है तो। उसके बाद में इस टेबल, इस डायग्राम से बनेगा हमारा टेबल। टेबल बनाने के लिए एक्टिविटी एंड ड्यूरेशन जो हमारे डायग्राम में दिए हुए हैं वो लिख लेना है। उसके बाद में EST, EFT, LST, LFT एंड द फ्लोट्स। फ्लोट्स को कई बार स्लैग भी बोलते हैं, वो लिखना है। प्रॉब्लम यहीं के यहीं समझ करके सॉल्व कर लो, कोई अगर डाउट रहे तो वहीं के वहीं निकल जाते हैं। EST की वैल्यूज 1 वाले नोड के लिए तो 0 ही रहेगी, 2 वाले नोड के लिए 4 है, 3 वाले नोड के लिए 5 है, 4 वाले नोड के लिए 8 है, 5 वाले नोड के लिए 24 है, और 6 वाले नोड के लिए 14 है। इसमें ड्यूरेशन को ऐड करो तो EFT की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 0 5, 4 और 2 6, 20 और 4 24, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 10 और 8 18, 8 और 6 14, 8 और 24 32 एंड 24। इसके लिए फॉर्मूला लगाया गया है EST प्लस ड्यूरेशन। फिर फिनिश वाली वैल्यू जो थी, इसकी वैल्यू निकालना है डायग्राम से। 2 वाले का फिनिश वैल्यू 4, 3 वाले का फिनिश वैल्यू 11, 4 वाले का फिनिश वैल्यू 14, 5 वाले का फिनिश वैल्यू 24, 4 वाले का फिनिश वैल्यू 14, 6 वाले का फिनिश वैल्यू 22,
5 वाले का फिनिश वैल्यू 24, 6 वाले का फिनिश वैल्यू 22, उसके बाद में 7 वाले का फिनिश वैल्यू 32। यहां वाले के लिए फॉर्मूला है LFT माइनस ड्यूरेशन। 4 में से 4 गए तो 0, 11 में से 5 गए तो 6, 14 में से 2 गए तो 12, 24 में से 20 गए तो 4, 14 में से 3 गए तो 11, 22 में से 8 गए तो 14, 24 में से 10 गए अगेन 14, 22 में से 6 गए तो 16, 32 में से 8 गए 24 एंड 32 में से 10 गए 22। उसके बाद में फ्लोट के लिए LST माइनस EST करो या LFT माइनस EFT करो, दोनों फॉर्मूले चलेंगे और आंसर दोनों के सेम आना चाहिए। फर्स्ट आंसर इज 0, 6 माइनस 0 या 11 माइनस 5 इज 6, 12 माइनस 4 8 और 14 माइनस 6 भी 8 है, 4 माइनस 4 24 माइनस 24 0 ही है, 11 माइनस 5 6, 14 माइनस 8 ये भी 6 है, 14 माइनस 5 9 है, 22 माइनस 13 भी 9 है, 14 माइनस 8 6 है और 24 माइनस 18 भी 6 है, 16 माइनस 8 8 है, 22 माइनस 14 भी 8 है, 24 माइनस 24 32 माइनस 32 दोनों 0 हैं, 22 माइनस 14 8 है और 32 माइनस 24 भी 8 है। जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं वहां पर तुम्हारे को फ्लोट की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी। सो 1 to 2 is 0, 2 to 5 is 0 एंड 5 to 7 is 0। इस तरीके से ये प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व होगा। 13 मार्क्स तक के लिए क्वेश्चन आता है। प्रॉब्लम पूछने के टाइम पर एक इसके अंदर में केवल थोड़ा सा चेंज ये हो सकता है कि अभी तक प्रॉब्लम के अंदर में हमको डायग्राम दिया था, डायग्राम न देते हुए हमको डायरेक्ट पहले टेबल दे दिए। तो पहले टेबल पर से डायग्राम बनाओ एंड देन प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑलरेडी नोड एंड टाइम एक्टिविटीज दिए हुए हैं, एक्टिविटीज के नाम भी लिखे हैं यहाँ पर ABCDEFG। तो हमारे को इस पर से सबसे पहले बनाना है डायग्राम। डायग्राम बनाने के टाइम पर केवल इतना ध्यान रखना है कि फ्लो मेंटेन रहना चाहिए एक्टिविटीज का, मतलब कोई भी एरो उल्टा डायरेक्शन के अंदर में नहीं जाना चाहिए। मतलब एक्टिविटीज का फ्लो बनाने के टाइम पर कोई भी जब डायग्राम बनेगा तो उसके अंदर में ध्यान रखना है कि ये ऐसे फ्लो चलना चाहिए, ये फ्लो ऐसा तक चल सकता है, ऐसा तक चल सकता है, ये सब अलाउड है। लेकिन कभी भी ऐसा फ्लो नहीं आएगा कि यहां से यहां जा रहे हो वापस, क्योंकि ये नेटवर्क डायग्राम है। तो नेटवर्क डायग्राम के अंदर में कभी भी एरोस का जो फ्लो रहेगा वो मोस्ट प्रोबेबली टूवर्ड्स राइट रहना चाहिए। तो जितना अभी तक हमने जो डायग्राम देखे हैं, कोई भी डायग्राम में देखेंगे टूवर्ड्स राइट चल रहे हैं। देखो सारे एरोज राइट में चल रहे हैं, कभी कोई ऐसा एरो नहीं आ रहा कि ये 3 को तुम यहां बना दो तो ये एरो ऐसा उल्टा जा रहा, ऐसा इधर की साइड में उल्टे की साइड में जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। कभी भी फ्लो जो रहेगा वो ऐसा लगेगा कि सामने की साइड में फ्लो चल रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा हमने ध्यान में रखना है। जैसे जैसी वैल्यूज दिए हुए हैं उसके हिसाब से हमारे को डायग्राम बनाते हुए चलना है। जैसा 1 से 2 जा रहा है तो हम यहाँ पहले 1 तो बनाना ही है, 1 से 2 जा रहा है तो ये ऐसा कोई तो भी बना देंगे कि ये 2 है। 1 से 2 की ड्यूरेशन 4 है और एक्टिविटी का नाम लिखा हुआ है ए लिख दिया, ब्रैकेट में 4 लिख दिया। फिर 1 से 3 है तो 1 से 3 है तो ये 1 से 3 के लिए बना दिया। 1 से 3 का नोड की वैल्यू क्या है तो बी लिखा है उसको और ड्यूरेशन लिखी है 6, ऐसा बना दिया।
फिर उसके बाद में 2 से 6 है, तो यहाँ पर हमने 2 से 6 के लिए एक डायग्राम में इस तरीके से बना दिया। उसका नाम है C और उसका वैल्यू है 8, लाइक दिस। उसके बाद में अगला है 3 to 4, तो 4 के आगे क्या पोजीशन है, तो 4 to 6 जा रहा है, मतलब 4 to यहाँ 6 जाने वाला है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ऐसा बना देते हैं 4, और 4 से आगे एक 6 वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो 3 to 4 D है, तो इसको D लिखा और 8 लिखा। फिर 4 to 6 वाले को लिखा F और उसको 6 लिखा। थोड़ा सा जरूरत पड़ने पर पेंसिल वर्क भी किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आगे 3 to 5 एंड 5 to 6 भी है, तो ये 3 to 5 ये ले लिया। 3 to 5 E है जिसकी ड्यूरेशन 4 है, और ये ले लिया। 5 to 6 जो G है जिसकी ड्यूरेशन 5 है, और उसके बाद में 5 to 7 एंड 6 to 7, मतलब 7 कहीं तो भी आखिरी नोड है। 5 to 7 भी है और 6 to 7 भी है। तो 5 to 7 H है 19, और ये वाला है I एंड दैट इज 10। 3 to 4 जो है वो 7 है। इस तरीके से डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर आगे हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होना चालू होगा। ठीक है, डायग्राम के बाद में आगे अपना पूरा काम सेम। हमको एक्टिविटी नोड एंड टाइम, मतलब टाइम मतलब ड्यूरेशन, ये जो यहाँ टाइम दिया हुआ है, दिस टाइम इज नथिंग बट योर ड्यूरेशन। तो एक्टिविटी नोड एंड ड्यूरेशन, ये 3 कॉलम तो ऑलरेडी हमारे पास में है। बाकी के बचे हुए 5 कॉलम्स हमने तैयार करना है। बचे हुए 5 कॉलम्स तैयार करो। यहाँ नोड नहीं लिखा हुआ है, तुमने एग्जाम में नोड भी लिखो। एक्टिविटी और ड्यूरेशन केवल लिखा हुआ है, नोड भी लिखना है। 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 ऐसे वाले जो होंगे वो भी लिखना है। मतलब यहाँ के 3 कॉलम्स कॉपी पेस्ट रहेंगे, एक्टिविटी, नोड एंड द ड्यूरेशन, और उसके आगे 5 आएंगे। तो पहले तो कैलकुलेशन करना है टाइम ड्यूरेशन। चलो, TE 0, TE 4, TE 6, यहाँ का TE है तुम्हारा 6 और 7 13। यहाँ पर 2 2 आ रहे हैं तो बड़ा देखना है। 8 और 4 12, 13 और 6 बड़ा आएगा 19। उसके बाद में यहाँ 3 3 पाथ हैं, मैं 19 ही नहीं, ये इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, इधर भी देखना पड़ेगा। 6 और 4 10, 10 और 5 15 हो रहा, 19 ही बड़ा है। यहाँ तीनों पाथ चेक करने पड़ेंगे। और उसके बाद में 10 और 19 29, और इधर भी 29 हो रहा है, तो TE is 29। critical completion time of the project is 29 and we have 2 critical paths, क्योंकि 29 दोनों जगह पर है। इधर से भी आ रहा है 29, इधर भी 29 है और इधर भी 29 है, दोनों 29 है। ये 19 और 10 29 है, और इधर 19 और 10 29 है, दोनों 29 है। ये वाला 19 कहां से आया, तो ये वाला 19 आया है ये वाले पास से। उसके बाद में ये 13 कहां से आया है, तो ये 13 यहां से आया है। और ये 7 6 कहां से आया है, तो ये यहां से आया है। तो एक क्रिटिकल पाथ तो ये हो गया, और दूसरा ये जो 10 आया है, 6 और 4 10, ये आया है। वी हैव 2 क्रिटिकल पाथ्स, 1 3 4 6 7, one critical path, and the second critical path is 1 3 5 and 7. So there are 2 critical paths in this problem। 1 3 4 6 7 एक क्रिटिकल पाथ है, और 1 3 5 7 एक क्रिटिकल पाथ है। दो क्रिटिकल पाथ है इस प्रॉब्लम के अंदर में। एक क्रिटिकल पाथ ये है और एक क्रिटिकल पाथ ये है।
दोनों ही क्रिटिकल पाथ हैं क्योंकि दोनों का लॉन्गेस्ट डिस्टेंस 29 आ रहा है। सो कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट इज 29। तो दो दो भी क्रिटिकल पाथ हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में रिवर्स जाने के टाइम पर पाथ, सो टी एल इक्वल टू 29, 29 माइनस 10, ये बहुत ही आसान हो गया कि सेम ही आने वाले हैं। ये भी 29 माइनस 19, ये भी सेम ही आएगा, टी एल इक्वल टू 10। उसके बाद में 19 माइनस 6 करेंगे तो ये 13 ही आने वाला है, टी एल इक्वल टू 13। इधर भी 13 माइनस 7 6 आएगा, टी एल इक्वल टू 6, छोटा वाला। यहाँ चेंज आएगा, टी एल इक्वल टू 19 माइनस 8 11, और यहाँ पर 6 माइनस 6 0। तो केवल 2 वाले नोड की वैल्यू टी एल 11 आएगी, बाकी सबकी ऊपर नीचे की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि क्रिटिकल पाथ में है सभी। और फिर इसका बनेगा टेबल। कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट इज 29, क्रिटिकल पाथ निकल गए। अब ड्यूरेशंस लिखना चालू करना है। ए वाली एक्टिविटी का, यहाँ पर एक्टिविटी का ये लिखना चाहिए 1 to 2 है, ये 1 to 3 है। सी वाली जो है वो 2 to 6 है। डी वाली जो है वो 3 to 4 है। ई वाली जो है 3 to 5 है। एफ जो है वो 4 से 6 है। जी जो है 5 से 6 है। एच जो है 5 से 7 है। और आई जो है वो 6 से 7 है। सो 1 वाले का तो 0 0 ही रहेगा। 2 वाले के लिए 4 है। 3 वाले का है 6। 4 वाले का है 13। 5 वाले का है 10। और 6 वाले का है 19। ड्यूरेशन प्लस करके लिख लो इधर, 4 6 8 और 4 12, 13, 6 और 4 10, ये हो गए 19, ये हो गया 15, ये हो गया 29, ये हो गया 29। फिनिश वाले का टाइम, 2 वाले का इधर का वैल्यू है 11। 3 वाले का 6, 6 वाले का 19, 4 वाले का 13, 5 वाले का 10, 6 वाले का 19, 7 वाले का 29। माइनस करो इसके अंदर में ड्यूरेशन, 11 माइनस 4 7, 6 माइनस 6 0, 19 माइनस 8 11, 13 माइनस 6 10 माइनस 4 6, 19 माइनस 6 13, 19 माइनस 5 14, 10 एंड 19। फ्लोट निकालने के लिए LST माइनस EST और LFT माइनस EFT। 7 0, 11 माइनस 4 7 0 0 0 4 0 एंड 0। क्रिटिकल पाथ वाले जितने भी हैं, B 0 है। उसके बाद में D भी 0 है, E भी 0 है, F भी 0 है, G नहीं है क्रिटिकल पाथ पे, और C नहीं है क्रिटिकल पाथ पर,
और ए नहीं है क्रिटिकल पाथ पर, बाकी के सब क्रिटिकल पाथ वाले सब 0 है। किसी भी कंपनी के अंदर में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इस तरीके का एक नेटवर्क डायग्राम बनाया जाता है। इसके अंदर में जो फ्लोट आ रहा है या जो स्लैक आ रहा है वो ये बताता है कि ये वो एक्टिविटीज हैं कि ये थोड़े बहुत अगर डिले हुए भी तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के अंदर में कंप्लीशन टाइम पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 to 2 वाली एक्टिविटी अगर 7 टाइम से डिले हुई भी तब भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन का टाइम जो है वो 29 ही रहने वाला है। और जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं वो ये बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, अगर इसके अंदर में कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम पर फर्क पड़ने वाला है। इसकी वजह से प्रोजेक्ट डिजाइनर जो टीम लीडर रहता है वो हमेशा क्रिटिकल एक्टिविटीज के अंदर में चुन चुन के लोगों को लगाता है, और जो एक्टिविटीज ऐसे हैं जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं उन नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर ऐसे लोगों को लगाया जा सकता है जिनसे हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिले हो। तो टीम मैनेजर डिसाइड करने के टाइम पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ में हमारे एक्टिविटीज को इस तरीके से अलॉट करता है कि कौन सा मॉडल, कौन सा पर्टिकुलर ब्लॉक हमने किस पर्टिकुलर टीम को देना चाहिए, सो दैट वो उस पर्टिकुलर टाइम पर। तो जो क्रिटिकल एक्टिविटीज रहेंगे, अगर क्रिटिकल एक्टिविटीज में किसी कारण से डिले होता है, जो एक्टिविटी 7 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, अगर वो 7 दिन की जगह 8 दिन लेते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम बढ़ता है। प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम बढ़ना इसका मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस कंपनी के अंदर में होता है। दैट्स वाई कोई भी कंपनी रहे कंप्लीशन टाइम, क्योंकि प्रोजेक्ट एनालिसिस के टाइम पर ही तुम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर भी पढ़ रहे हो, उसके अंदर में भी तुम्हारे को प्रोजेक्ट का कंप्लीशन एक टाइम पर पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट इतने दिन के अंदर में कंप्लीट होगा। कोई भी जो क्लाइंट रहता है उस क्लाइंट को पहले ही डिसाइड करके बता दिया जाता है कि आपका प्रोजेक्ट इतने दिन के अंदर में कंप्लीट होगा, 4 महीने में, 3 महीने में। तो वो कैसे डिसाइड होता है, तो उसके पीछे इस तरीके का नेटवर्क डायग्राम रहता है। उस नेटवर्क डायग्राम का पूरा एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस करने के बाद में टाइम, कंप्लीशन टाइम निकाला जाता है। फिर उसके हिसाब से पूरी टीम डिसाइड करती है कि भाई कौन से एक्टिविटीज कितना दिन लेंगे, उनकी मीटिंग डिसाइड होती है, उसके हिसाब से एक्टिविटीज का एक डायग्राम बनता है। उस डायग्राम का पूरा एनालिसिस करने के बाद में फाइनल कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट निकाला जाता है कि ये इतने वीक्स के अंदर में, इतने दिन में, इतने महीने में ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और फिर उसमें जो क्रिटिकल एक्टिविटीज रहती हैं उन क्रिटिकल एक्टिविटीज की जिम्मेदारी ऐसे लोगों को दी जाती है जो उस क्रिटिकल एक्टिविटी का इंपॉर्टेंस समझें और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कंप्लीट करके टाइम पर दें, सो दैट कभी भी ओवरऑल प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के टाइम पर प्रोजेक्ट का एनालिसिस, कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो या सॉफ्टवेयर वाले प्रोजेक्ट्स हो, हर जगह पर इस तरीके से एनालिसिस करने वाली एक टीम रहती है। उस टीम के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम किस तरीके से रहेगा। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आगे का जो अगला टॉपिक है इस यूनिट का, जिसका नाम है PERT, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड द रिव्यू टेक्निक, उसका बेस CPM है। इसलिए तुम लोगों ने आज जाकर के CPM के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सिंपली सॉल्व करके देख लेना है, जिससे कि तुम्हारे को आज जो हमने टॉपिक्स किए तो उसके अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है CPM के अंदर में तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मेरे को बताओ। प्रॉब्लम CPM के अंदर में तुम्हारी नहीं रहना चाहिए, तभी तुम PERT में है कुछ नहीं, PERT 15 मिनट के अंदर में खत्म हो जाएगा। PERT के अंदर में केवल हमारे को जो प्रोजेक्ट का जो टाइम रहता है वो टाइम, एक टाइम एस्टिमेट नहीं दिया, ड्यूरेशन जो रहती है वो ड्यूरेशन फिक्स ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ रहता है। PERT के अंदर में हमारे को 3 टाइम एस्टिमेट्स दिए हुए रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड द पेसिमिस्टिक टाइम। उन तीनों टाइम्स को कैलकुलेट करके हम हमारा प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं। बस केवल उतना मेन काम यहाँ पर चेंज, एडिशनल काम रहता है, बाकी आगे का पूरा प्रोसेस वही रहेगा। डायग्राम बनाना है, हमारे टाइम एस्टिमेट्स कैलकुलेट करना है, ड्यूरेशंस निकालना है, फ्लोट निकालना है, वो सारे के सारे काम हमारे सेम रहने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले CPM तुम्हारा पिक्चर पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर CPM का पिक्चर क्लियर हो गया तो PERT को सॉल्व करने में हार्डली तुम्हारे को प्लस 5 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा और लगेगा, तो PERT का भी प्रॉब्लम तुम्हारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के पहले तुम लोगों ने CPM वाला पोर्शन पूरा का पूरा नोट्स में से कंप्लीट कर लो, वहां के प्रॉब्लम्स को कंप्लीट कर लो। एक 13 मार्क का या 14 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन ऊपर और एक क्वेश्चन नीचे, CPM का भी आ सकता है, PERT का भी आ सकता है। पूरा यूनिट तुम्हारा इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कवर हो जाएगा, सो दैट तुम्हारे जितने भी यूनिट्स अभी अपन कंप्लीट कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट तुम्हारा पूरा 80 मार्क का तुम आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने पहले इसको स्टार्ट किया कि भाई ये टॉपिक तुम पहले फटाफट कंप्लीट कर लो,
कम मेहनत में जल्दी हो जाएगा, ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे इसके अंदर में। थोड़ा सा प्रॉब्लम 13 मार्क के लिए आता है तो बड़ा है नो डाउट, लेकिन अपने को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए तो आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़े कैलकुलेशंस इसके अंदर में नहीं है। ठीक है, तो आज यहीं स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम हमारा पर्ट मेथड स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके पहले सीपीएम की प्रैक्टिस तुम लोगों ने अच्छी तरीके से जरूर कर लेना है। थैंक यू।